बच्चों, आज हम कक्षा 4 का चैप्टर 4 हिंदी व्याकरण बुक से पढ़ेंगे, जिसके पाठ का नाम है संज्ञा। तो आज हम इस पाठ में संज्ञा के बारे में जानेंगे। आप इस चित्र को देख रहे हैं। इस चित्र में दो मित्र हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोहन, कल स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय में झंडा फहराया जाएगा। सुना है मेयर हमारे विद्यालय में आकर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। मैंने बहुत सारे फूल ध्वज में बांध दिए हैं। ध्वज फहरते ही वे सब बच्चों के ऊपर गिरेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। राष्ट्रीय गान के पश्चात सभी को मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। तो ये जो बातचीत है ये दोनों मित्रों के बीच में हो रही हैं। आप देख रहे हैं इसमें जितने भी रंगीन शब्द हैं ये सभी किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को दर्शा रहे हैं। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं जैसे कि मोहन, स्वतंत्रता दिवस, विद्यालय, झंडा, मेयर, राष्ट्रीय ध्वज, फूल, बच्चों, मिठाइयाँ आदि किसी नाम विशेष का बोध करा रहे हैं, तो इन्हें ही संज्ञा कहते हैं। अर्थात ये जितने भी नाम वाले शब्द हैं इन सबको संज्ञा कहा जाता है। और इस प्रकार है संज्ञा की परिभाषा। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी और भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो आपने देखा इसमें कोई भी वस्तु हो या किसी भी व्यक्ति का नाम हो, कहीं का स्थान का नाम हो, हमारे पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी प्राणी का नाम हो या किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष या उसकी अवस्थाएं के जो भाव हैं उनके नामों को हम संज्ञा कहते हैं। इस परिभाषा से यही पता चलता है। आप यहाँ देख रहे हैं जैसे लाल बहादुर शास्त्री, ये एक विशेष व्यक्ति हैं। कुतुब मीनार एक विशेष स्थान का नाम है, वस्तु का नाम है। और एक हाथी जो है वो एक प्राणी है और भारत स्थान है, एक देश है। तो इस तरह से आपने देखा ये चारों चित्रों के साथ उदाहरण भी दिए गए हैं जिससे आप अच्छी तरह से समझ सकें। उसके बाद है संज्ञा के भेद, यानी संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा कितने तरह के हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, यानी संज्ञा 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा, यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब हम इन जो संज्ञा है इनके बारे में बारी बारी से विस्तृत तौर पर जानेंगे कि इन्हें हम किस तरह से पहचान सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति यानी किसी प्राणी विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात व्यक्तिवाचक का मतलब सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, किसी विशेष वस्तु का भी नाम हो या किसी विशेष स्थान का भी। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं लता मंगेशकर, ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, कलश विशेष वस्तु का और एफिल टावर विशेष स्थान का नाम है। तो इनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी इस प्रकार हैं, जैसे पर्वतों के नाम में नीलगिरी, हिमालय, विंध्याचल, ये सभी विशेष पर्वत हैं, बहुत ही प्रमुख हैं, इसलिए इनको भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। दिनों के नाम जो हमारे दिन के नाम हैं, उसके बाद इमारतों के नाम जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला इत्यादि, और व्यक्तियों के नाम जो भी हमारे देश के विशेष व्यक्ति हैं जिनको हम अच्छे से जानते हैं, अपने अपने स्थान में इन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई है, जैसे साइना नेहवाल,
विश्वनाथन आनंद, आशा भोसले इत्यादि। पर्वों के नाम यानी हमारे फेस्टिवल्स जैसे दीपावली, दशहरा, ईद और बहुत से जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद है देशों के नाम, चाहे वह कोई भी देश हो, सबका अपना अपना विशेष स्थान है, तो इनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। नदियों के नाम, जितने भी हमारे प्रमुख नदियां हैं उनको, और खेलों के नाम, जो हमारे खेल हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी इत्यादि को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसके अलावे जातिवाचक संज्ञा, जिनको कॉमन नाउन भी कहते हैं, तो जिन शब्दों से एक ही प्रकार के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये मजदूर है जो मजदूरी करने वाले व्यक्ति की जाति का बोध करा रहा है। उसके बाद यह किताब, यह किसी भी भाषा या किसी भी विषय का किताब है, परंतु यह किताब अपनी जाति का बोध करा रहा है कि यह पुस्तक है। उसके बाद रेलगाड़ी, ये जो रेलगाड़ी है ये कहीं से कहीं भी जाए तो फिर भी ये रेलगाड़ी जाति का बोध करा रहा। उसके बाद मक्खी, अपनी जाति का बोध करा रहा। तो इस तरह से ये सभी जातिवाचक संज्ञा के नाम हैं। और कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं इस प्रकार हैं, जैसे नदी, पहाड़, फल, सब्जी, आदमी, गाय, घोड़ा, लड़का, लड़की, भाई, बहन, अध्यापक, अध्यापिका, खिलाड़ी, पशु पक्षी, बच्चे, माता पिता, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इत्यादि। तो ऐसे बहुत से हमारे संसार में जाति का बोध कराने वाले और भी बहुत से शब्द हैं। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा, जिसमें हम भावों के बारे में यानी वस्तुओं के या व्यक्तियों के गुण, दोष, दशा, स्थिति या भाव आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्यारा, ये उसकी माता को उसका बच्चा बहुत प्यारा है, तो ये प्यार को दर्शा रहा है, प्यार वाला भाव दिखा रहा, इसलिए ये प्यारा शब्द भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद ये चॉकलेट है, इसका गुण है मिठास, इसकी मिठास, तो ये भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद ये जो बच्चा है, ये इसका अवस्था जो है, ये बचपन की अवस्था है, तो ये बचपन शब्द भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद ये जो स्त्री है, इसका गुण है इसकी सुंदरता, तो ये सुंदरता भी भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावे कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं इस प्रकार हैं, जिनमें हम गुण दोष को देखते हैं, जैसे भलाई, बुराई, अच्छाई, कड़वाहट, नमकीन, खट्टा इत्यादि। उसके बाद अवस्थाएं जो होती हैं, मनुष्य हो या प्राणी, सबकी अवस्था होती है, बुढ़ापा, युवावस्था, अमीरी, गरीबी इत्यादि। तो बच्चों ये सब जो देख रहे हैं आप, ये सभी भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। और कुछ विद्वानों ने संज्ञा के दो और भेद बताए हैं, जो इस प्रकार हैं: समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय का बोध होता हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। यह जातिवाचक संज्ञा से थोड़ा भिन्न है। जैसे सभा, ये समुदाय को दर्शाते हैं। उसके बाद कक्षा, उसके बाद सेना और भीड़, तो ये सभी शब्द जो हैं ये समुदायवाचक संज्ञा हैं। उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी अन्य द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जो पिघले हुए पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ, उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी जो पिघलते हैं। जैसे सोना, चांदी, इन सब धातुओं को अगर गर्म किया जाए तो ये पिघलते हैं, तो ये तरल हो जाते हैं, द्रव्य हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावे तेल है, घी है, पानी है, जल है, तो ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार हम संज्ञा के 3 भेद और इधर 2 भेदों के बारे में, यानी कुल मिलाकर 5 भेदों के बारे में जाना, और सबकी अलग अलग प्रजातियां हैं जिनको हम विशेष रूप से
समझेंगे। आप इसको 2 से 3 बार अच्छे से इस पाठ को पढ़ें और समझने का प्रयास करें। इनके भेदों को याद करें, इनकी परिभाषाओं को भी स्मरण करें। और इस पाठ के विशेष हैं हिंदी व्याकरण में अधिकांश विद्वान समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को पृथक यानी अलग न मानकर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानते हैं। तो यह भी बात सत्य है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। इनको अलग अलग करने से इनको थोड़ी सी भिन्नता है इनमें, जिनको आप विशेष रूप से देखने पर पता चलेगा। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और समझें, तब जाकर यह आपको समझ में आ जाएगी। उसके अलावा ये जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं इनको आप अवश्य करें। पाठ को अच्छे से पढ़कर उसकी सहायता से आप इन अभ्यास प्रश्नों को कर सकते हैं। और इन अभ्यास प्रश्नों में आप इन प्रश्नों को देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं गलत और सही दिए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। फिर इन संज्ञा शब्दों को छांटना है इन वाक्यों से। जैसे रितिका अच्छी लड़की है, इसमें से रितिका, उसके बाद अच्छी ये भाव हो गए, लड़की जाति हो गया, ये 3 संज्ञा हो गए। उसके बाद गुस्सा करना अच्छा नहीं है। तो इनमें से भी जो है सब आपको अलग करके इधर लिखना है। उसके बाद भाववाचक संज्ञा छांटने हैं इनमें से भाववाचक संज्ञाओं को ढूंढकर अलग लिखना है। जैसे यह गर्मी का मौसम है, तो ये गर्मी जो है वो भाववाचक हो गया। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, इसमें क्रोध जो है वो भी भाववाचक हो गया। इसके अलावे यहाँ पर विकल्पीय भी प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें विकल्प दिए गए हैं बहुत से। इन विकल्पों में से आपको सही उत्तर ढूंढकर लिखना है, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका पर करेंगे और स्मरण भी करेंगे, तब जाकर आप अपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपना वीकेंड टेस्ट भी आप दे सकते हैं। धन्यवाद।